हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आज आपको इस करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का वीडियो होगा ये दो हिस्सों में होगा। पहला पार्ट जो है इस वीक का जो करंट अफेयर्स है, जो खासकर जो इस वीक की जो घटनाएं हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो हमारा दूसरा सेक्शन होगा वो लॉकडाउन 5 के ऊपर होगा। जो लॉकडाउन 5 हुआ है, जो अभी कल शाम को जो भारत सरकार की जो गृह मंत्रालय ने जो ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर्स में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या छूटें दी गई हैं, कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस लॉकडाउन को लेकर हमारे दिमाग में, मार्केट में बहुत सारी अफवाहें, तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, स्कूल कब खुलेंगे, कॉलेज कब खुलेंगे, और सबसे बड़ी बात कोचिंग कब खुलेंगे। अपना तो मेन इशू कोचिंग का है, कोचिंग कब खुलेंगे। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट हिस्से में। दूसरे हिस्से में पूरा आपको जो होम मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर आया है उसी को आपको पढ़ के सुना देंगे। तो आप बिल्कुल डाउट में न रहें कि आपको कल से यानी 1 जून से क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक, चलिए पहले कुछ इस वीक की खास बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो खबर, बिहार जल जीवन मिशन। बिहार जल जीवन मिशन बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि जिसमें 2021 तक बिहार सरकार का लक्ष्य है कि सभी घरों में, बिहार के जितने भी घर हैं, सबको घर में नल से जल यानी नल से पानी की सप्लाई दी जाएगी। इस पर बिहार सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। इसी बिहार सरकार की जो जल जीवन मिशन है, इस पर भारत सरकार ने एनुअल एक्शन प्लान अभी डिक्लेयर किया है। और इस भारत सरकार की एनुअल एक्शन प्लान के तहत 2020-21 तक इस जल जीवन मिशन के लिए 1832.66 करोड़ यानी 2020-21 तक भारत सरकार इस पर 1832.66 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार की है, जो बिहार सरकार को दिया जाएगा ताकि बिहार के हर घर में हर घर में नल से जल पहुंचाया जा सके। ठीक, दूसरा, आज 31 मई है। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डिक्लेयर किया है। WHO वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो WHO ने ये जो नो टोबैको डे यानी या आप इसी को एंटी टोबैको डे भी लिखा जाता है कि आप इस दिन तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। हालांकि करने वाले तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि तंबाकू से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी समस्याएं हेल्थ को लेकर होती हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक डे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तंबाकू विरोधी दिवस या एंटी टोबैको डे या वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई आज का दिन। के फोन, केरल सरकार, आपको बता दें केरल भारत का इकलौता राज्य है जहां पर इंटरनेट को फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली हुई है। यानी आप केरल में रह रहे हैं तो इंटरनेट आप फंडामेंटल राइट्स के रूप में डिमांड कर सकते हैं, इकलौता राज्य। तो उसी अपने इस फंडामेंटल राइट्स की जो बात है उसको लागू कराने के लिए केरल सरकार ने ई फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इसको दिसंबर 2020 तक इसको कमीशन कर दिया जाएगा। और इसमें किया गया है कि जो केरल के नागरिक होंगे, जो गरीब लोग होंगे, उनको फ्री में इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा। और इसके लिए केरल सरकार ने 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो ई फोन का जो फुल फॉर्म है, के फोन का जो फुल फॉर्म है वो है केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। तो के फोन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। उम्मीद करें कि बाकी राज्य सरकारें भी इससे सीख लें और बाकी राज्यों में भी इंटरनेट को फंडामेंटल राइट बनाया जाए। क्योंकि आज के इस दौर में, खासतौर पर अभी जो कोरोना का दौर हम लोगों ने देखा, जिसमें लॉकडाउन में इतने भयानक तरीके से तबाही मची हुई थी, सब लोग अपने घरों में बंद थे, तो उसमें इंटरनेट ही एकमात्र सहारा था कि जिसने लोगों को सहारा दिया, एंटरटेनमेंट दिया, टाइम पास दिया, समय लोगों का भी था फेसबुक, व्हाट्सएप पर। और सबसे बड़ी बात, हम लोग को भी जो सहारा मिला, ये जो ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब और जो बाकी चैनल्स पर हम लोग देखते हैं, तो ये बड़ी सहायता मिलती है इंटरनेट से। तो बाकी राज्य सरकारों को भी सहयोग लेना चाहिए। केरल की तरह के फोन प्रोजेक्ट, यूपी में भी फोन प्रोजेक्ट आ जाए चलेगा। अगला है जो हमारा DARPG है। DARPG का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है, इसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसी पब्लिक ग्रीवांसेस को ध्यान में रखते हुए ई बुकलेट लॉन्च किया है। तो ये ई बुकलेट जो लॉन्च किया गया है वो किस डिपार्टमेंट में लॉन्च किया है? DARPG यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। और किसने लॉन्च किया है इसको? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये 30 मई की घटना है।
कल की घटना है। ठीक, चलिए अगला नाम लिखा हुआ मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान में काम कर रही थी और 2019 में उनके अच्छे कामों के लिए यूएन ने इनको अपना पुरस्कार प्रदान किया है, जिसका नाम है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड ये 2019 का है। किसको दिया गया है? मेजर सुमन गवानी को। और ये अवार्ड 2020 का नहीं, 2019 का है। और कहाँ पर ये काम कर रही थी? साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान के अशांत क्षेत्रों में। इसके अलावा जो हमारी महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यानी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $177 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है, ताकि महाराष्ट्र की जो सड़कें हैं उन सड़कों को सुधारा जा सके। तो जो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट ने साइन किया है, ये कहाँ के लिए साइन किया है? महाराष्ट्र के लिए। और 177 मिलियन का लोन दिया गया है। इसके अलावा CIPT, इसका नाम चेंज किया गया है और इसका नाम अब क्या हो गया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। पहले हालांकि फुल फॉर्म में बिल्कुल सेम दिख रहा है CIPT, तो जो CIPT था इसका पहले जो पुराना नाम हुआ करता था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, तो नाम चेंज हो गया। इसके अलावा साई ने यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI, साई से एक अच्छी खबर आई है कि साई ने जो खेलो इंडिया के जो एथलीट्स थे 2749 एथलीट्स, इन 2749 एथलीट्स के खाते में को 30-30 हज़ार रुपये पर एथलीट, यानी हर एक एथलीट को 30-30 हज़ार रुपये की सहायता दी गई। तो ये बहुत अच्छा पहल है कि जो एथलीट्स इससे अपने आप को प्रमोट कर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखेंगे। और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है। किसको दिया है? खेलो इंडिया एथलीट्स को 30,000 रुपये पर एथलीट के हिसाब से उनको दिया गया है। और इसमें कितने एथलीट्स शामिल है? 2749 एथलीट्स शामिल हैं। ठीक, चलिए अभी जो यूरोपियन यूनियन है EU, जिसको यूरोपीय संघ कहा जाता है, इस यूरोपियन यूनियन ने कोरोना वायरस रिकवरी के लिए एक फंड तैयार किया है 750 बिलियन का, 750 बिलियन यूरो, यानी 750 बिलियन यूरो का फंड, कोरोना वायरस रिकवरी फंड तैयार किया है। और किसने तैयार किया है? यूरोपियन यूनियन ने इसको तैयार किया है। JK रोलिंग्स बहुत नामी है। हैरी पॉटर सीरीज की किताबों का नाम आपने सुना होगा। तो जो हैरी पॉटर सीरीज की किताबों की जो राइटर है JK रोलिंग्स, उन्होंने अपना बच्चों के लिए 7 से 9 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक नया नॉवेल किताब उन्होंने लॉन्च की है मार्केट में, IC काबो। अब इसका नाम आप क्या पढ़ेंगे? स्पेलिंग यही है ICKABOG, इकाबो, इसकाबो, ICKABOG। अब इसको जो भी प्रोनाउंसिएट आपको करना हो आप कर सकते हैं, मेरे तो बड़ी दिक्कत आ रही है। खैर चलिए, अभी बलबीर सिंह सीनियर भारत के पुराने हॉकी प्लेयर थे और इनका अभी देहांत हुआ है 92 साल की उम्र में। और ये बलबीर सिंह से सीनियर जो थे, कई बार उन्होंने स्वतंत्रता के आसपास जो उस समय भारत हॉकी में चैंपियन हुआ करता था, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आया करते थे, तो उस हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे थे बलबीर सिंह सीनियर। तो ये किस खेल से जुड़े हुए थे? हॉकी से। और अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी इनका देहांत हुआ। ठीक, इसके अलावा अभी हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने एक टनल, चंबा टनल का उद्घाटन किया है। ये चंबा टनल जो है ये उत्तराखंड में भारत सरकार की जो रेल मंत्रालय जो परिवहन मंत्रालय, उसका एक 4 धाम प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, 4 धाम परियोजना, कि चारों धाम जो था उसी को जोड़ना था। तो उसी 4 धाम परियोजना के तहत चंबा टनल का उद्घाटन नितिन गडकरी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उन्होंने किया। और ये जो चंबा टनल है ये उत्तराखंड में है। तो इस टनल जो सुरंग है लगभग 40 मीटर गहरी सुरंग है, ये टनल है, इसका उद्घाटन किया गया है। और इस टनल को बनाया है BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो BRO काम करता है, जो
सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें वगैरह बनाने का काम होता है, BRO करता है, तो उसी BRO ने इस चंबल टनल का निर्माण किया। इसके अलावा भारत सरकार ने अभी मत्स्य संपदा योजना, जो मछली पालन से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए मत्स्य संपदा योजना, उसको मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। जल्दी ये सामने आएगी आपके। AR-500C, ये जो AR-500C है, ये चाइना का पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर है। फर्स्ट अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ऑफ चाइना, यानी चीन का पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर कौन सा है? AR-500C। तो ये हेलीकॉप्टर है, मानव रहित है, वाइट कलर का बनाया है चाइना ने, और ये 4 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। इसे निगरानी के लिए, यानी इसमें कैमरे वगैरह लगे होंगे निगरानी के लिए, और फायरिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल चाइना आगे कर सकता है। इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने किया है। AR-500C ये क्या है? अनमैन्ड यानी मानव रहित हेलीकॉप्टर चाइना ने डेवलप किया। चलिए, अभी भारतीय एयरफोर्स जो है, इंडियन एयरफोर्स IAF ने अभी नंबर 18 स्क्वाड्रन 18वीं स्क्वाड्रन तैनात की है कोयम्बटूर में। तो कोयम्बटूर में इंडियन एयरफोर्स की 18वीं स्क्वाड्रन तैनात की गई है, और कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु। अभी जो कोरोना संकट को देखते हुए देश की माली हालत बड़ी ख़राब है, लोग बैंकों से कर्ज लेने में डर रहे हैं, व्यापारी कर्ज नहीं ले रहे हैं, तो लोगों को कर्जा देने के लिए मोटिवेट करने के लिए RBI ने कुछ कदम उठाए हैं, और उसी कदम के तहत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डाउन कर दिया गया। पहले जो रेपो रेट 4.4% हुआ करता था, उसको 40 पॉइंट नीचे करके 4 पॉइंट पर ले आए हैं, जो मिनिमम है, एक रिकॉर्ड है, इतना कम जल्दी होता नहीं। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.75 हुआ करता था, इसको घटा के 3.35 पर ले आया गया। तो अभी का जो रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो है 3.35%। ये रेपो रेट क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर RBI से पैसा उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं। तो जब RBI को लगता है कि बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना चाहिए, तो RBI क्या करती है कि रेपो रेट डाउन कर देती है, यानी जो ब्याज दरें हैं वो कम कर देती है, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा उधार RBI से ले सकते हैं। ठीक, तो यही रेपो रेट को कम किया गया है ताकि बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आए और बैंक उसको मार्केट में इन्फ्यूज करें। तो जब बैंकों के पास आसान पैसा आएगा तो बैंक अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको डाउन करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी कर्ज ले सके, और जो साइकिल है इकोनॉमी की वो थोड़ा सा तेज चल सके। हालांकि इकोनॉमी की हालत अभी बहुत अच्छी नहीं है, पहले ही GDP डाउन हो रही थी, ऊपर से कोरोना ने 3 महीने की जो मार लगाई, अभी उभरने में समय लगेगा। RBI कोशिश कर रही है, देखिए कब तक बाहर निकलते हैं उससे। खैर, RBI ने एक और बड़ी कोशिश की है कि इस कोरोना की वजह से जो व्यापार है, ख़ासतौर पर जो विदेश व्यापार है, फॉरेन ट्रेड, वो बड़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और जो विदेश व्यापार होते हैं उसके लिए जो क्रेडिट होता है, उसके लिए हमारे एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो एग्जिम बैंक को अभी RBI ने 15,000 करोड़ का 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ का LOC दिया है। LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होता इकोनॉमी की भाषा में, LOC यहाँ पर कहा जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इसकी यानी जो कर्ज देने की क्षमता है, जो लाइन खींच दी गई है, तो जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है कितने की? 15,000 करोड़ की कर दी गई है। किसकी की गई है? एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये RBI ने 15,000 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। इसके अलावा अभी 22 मई जो पिछले हफ्ते में था, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि जैव विविधता पर बड़ा संकट है, और इसी जैव विविधता को जो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, इसका जो थीम इस बार रखा गया है 2020 के लिए, वो रखा गया है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी प्रकृति में ही हमारा समाधान है, यानी प्रकृति ही हमारा समाधान उत्पन्न कर सकती है। तो आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, ये 22 मई 2020 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का एक आप कह सकते हैं जो थीम दिया गया। इसके अलावा एक और ख़ास दिवस मनाया गया 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, टी डे। चाय का भी एक दिन होता है, हालांकि चाय का कोई एक दिन नहीं हो सकता क्योंकि चाय सुबह शाम हम लोग पीते हैं, सुबह शाम हर समय चाय पीते रहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई 21 मई। इसी 21 मई को 21 मई 1991 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तो जो राजीव गांधी की हत्या हुई थी 21 मई 1991 को, इसीलिए 21 मई को हर साल नेशनल एंटी टेररिज्म डे, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को ही मनाया जाता है।
तो 21 मई अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। क्यों? क्योंकि 21 मई 1991 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। इसके अलावा 20 मई को 20 मई को वर्ल्ड बी डे, विश्व बी यानी मधुमक्खी दिवस। तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया इस हफ्ते में, और इसका जो इस बार का थीम था 2020 का, यानी 20 मई 2020 2020। तो 20 मई 2020 का जो वर्ल्ड बी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस का जो थीम था, सेव द बीस, मधुमक्खियों की रक्षा कीजिए, अब कम हो गई। खैर, तो ये सब इस हफ्ते की खास खबरें रहीं, करंट अफेयर्स रहे। करंट अफेयर्स पढ़ने के मामले में आपको बिल्कुल सेलेक्टिव होना चाहिए, कम से कम आप इकट्ठा करें, क्योंकि आप कई बार होता है कि ज़्यादा जो उसमें पढ़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो फैक्ट्स जब आप बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर डिलीवर करने में समस्या होती है। तो ऑनलाइन जो आपके पास कंटेंट आते हैं उसमें आप छांटिए, बिल्कुल थोड़ा रखिए। एक हफ्ते में 10, 15, 20 से ज़्यादा फैक्ट आपके पास नहीं होने चाहिए, तब जाके आप करंट अफेयर्स पर कंट्रोल कर पाएंगे। ढेर सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लेते हैं, एग्ज़ाम के समय सारा भूल जाते हैं। उतना ही इकट्ठा कीजिए जो एग्ज़ाम के समय आप रिवाइज कर सकें। ठीक, चलिए, तो ये तो बातें रही करंट अफेयर्स की। अब हम लोग बात करेंगे जो कोविड संकट को देखते हुए भारत सरकार ने लॉकडाउन के ऊपर जो कल शाम को अपना ऑर्डर जारी किया होम मिनिस्ट्री, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आपको अभी इसी लॉकडाउन 5 के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो लॉकडाउन 5 के बारे में जो भारत सरकार की जो घोषणाएं हैं वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये जो होम अफेयर्स की जो गृह मंत्रालय है, ये जो ऑर्डर जारी करते हैं, वो ऑर्डर जारी करते हैं अंडर सेक्शन 621 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 621 के तहत ये सारे ऑर्डर जारी किए जाते हैं। और ये जो आदेश सरकार जारी करती है, गृह मंत्रालय हमारी जारी करती है, तो गृह मंत्रालय को आदेश जारी करने के लिए सलाह जो मिलती है, यानी कौन सलाह देता है, तो उसके लिए हमारा NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो यही जो NDMA ने भारत सरकार को जो सलाह देता है इस डिजास्टर के ऊपर, उसी ने इस बार लॉकडाउन के मामले में सलाह दी है कि क्या क्या सरकार को करना चाहिए। तो उसी में 3 फेज में इसको बताया गया है कि 3 फेज में सरकार को ने किस तरीके से इस लॉकडाउन में रियायत दी है और सरकार क्या क्या करेगा। पहली बात तो इसको लॉकडाउन कहना भी थोड़ा सा बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो अभी जो 30 मई का यानी जो कल का जो गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है, ये एक तरीके से गाइडलाइंस फॉर फेज्ड रीओपनिंग, यानी एक तरीके से इसको लॉकडाउन की बजाय अनलॉक 1, यानी सीधे सीधे इसको क्या कहा गया है, लॉकडाउन नहीं कहा गया। ये मीडिया में ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है लॉकडाउन 5, लेकिन इस बार कहा गया है अनलॉक 1। ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये सरकार ने ऐसा कहा है। गाइडलाइन फॉर द फेज रीओपनिंग का ये फेज़ है, और इसमें जो रीओपनिंग होगी, एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये रीओपनिंग जो साफ साफ बिल्कुल लिखा हुआ है इस आदेश में कि फेज्ड रीओपनिंग ऑफ एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, यानी जो कंटेनमेंट जोन हैं, तो जो कंटेनमेंट जोन का मतलब है कि जहाँ पर कोविड के जो मामले मिले हैं, जिन इलाकों को सील किया गया है, जो बिल्कुल हॉट स्पॉट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो नहीं खुलेंगे। खुलेंगे कौन? जो कंटेनमेंट जोन नहीं है उनको खोला जा रहा है। जो कंटेनमेंट जोन है वो एज इट इज़ रहेंगे जैसे वो पहले रहे थे। ठीक, तो इसमें जो रीओपनिंग की जा रही है, अनलॉक 1 किया जा रहा है, इसको 3 फेज में खोला जाएगा। ध्यान रखेंगे ये कंटेनमेंट जोन के बाहर का है। फेज 1 में कहा गया है कि जो 8 जून की तारीख होगी, 8 जून यानी एक हफ्ते बाद, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर पब्लिक, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड अदर हॉस्पिटल सर्विसेज एंड शॉपिंग मॉल्स, यानी जो मंदिर, मस्जिद, गिरजे जो बंद किए गए हैं, बाकी जो धार्मिक स्थल हैं, पब्लिक स्थल है, होटल है, रेस्टोरेंट हैं, और बाकी जो हॉस्पिटैलिटी की जो सेवाएं हैं वो सब खोल दिए जाएंगे। शॉपिंग मॉल वगैरह 8 जून के बाद से खोल दिए जाएंगे। अब इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आराम से आप घूमिए फिरिए। और इसमें कहा गया है कि इन एरियाज आउटसाइड कंटेनमेंट जोन ऑल एक्टिविटीज़ विल बी परमिटेड, यानी सभी एक्टिविटीज़ को परमिशन दे दी गई कंटेनमेंट जोन को छोड़ के। ठीक, अब दूसरा इसमें जो फेज है, यानी 8 जून से जो पहला फेज शुरू होगा इसका,
यानी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। जो शॉपिंग मॉल वगैरह खुलेंगे वो कब से खुलेंगे? 8 जून से खुल जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, होटल, रेस्टोरेंट ये सब कुछ खुलेंगे। फेज़ 2 जो है, जो हम लोगों के काम का है, हम लोग के काम का फेज़ 2 का मतलब है स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन etc. will be opened after consultations with states and UTs. State governments and union territory administration may hold consultations at their institutional level with parents and other stakeholders. Based on the feedback, decision on the reopening of this institution will be taken in the month of July 2020. यानी जो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग, स्पेशली कोचिंग है, इसके बारे में सरकार फेज़ 2 में डिसीजन लेगी और इसके बारे में संभावना है ये कि ये जुलाई तक खुलेगी। यानी आप मान के चलें कि जून तक हमारे स्कूल, कॉलेज कुछ भी नहीं खुलने वाले हैं। सारे स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, कोचिंग जुलाई से स्टार्ट होंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस पर डिस्कस करेगी, लेकिन जुलाई से पहले नहीं होंगे। फिर से कह रहे हैं, जुलाई से पहले नहीं होंगे। जून तक अभी आप आराम करिए घर पर, ठीक। चलिए, फिर फेज़ 3 आएगा। फेज़ 3 तीसरा फेज कहा गया है। फेज़ 3 में सरकार ने कहा है बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ सिचुएशन, डेट्स फॉर रीस्टार्टिंग ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़, जो फिर से एक्टिविटी शुरू करनी है। पहला है इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय MHA, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रैवल है, दूसरे देशों की जो हवाई यात्रा है वो मेट्रो ट्रेनें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, जो वाटर पार्क वगैरह जो होता है, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, जो सेमिनार वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी असेंबलीज, ये थर्ड फेज़ में आएगा। सोशल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स जैसे IPL वगैरह है, और बाकी जो राजनीतिक सभाएं होंगी, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, जो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, नरतलाल, जो बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ये थर्ड फेज़ में आएंगे। इसको बाकी की सिचुएशन जो देखी जाएगी, सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, तब सरकार इस पर थर्ड फेज़ में जुलाई में इस पर बातचीत करेगी। तीसरी जो सबसे खास बात इसमें कही गई है, नाइट कर्फ्यू, यानी अभी भी 30 जून तक, यानी 30 जून तक नाइट कर्फ्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया। नाइट कर्फ्यू यानी रात में कर्फ्यू लगा रहेगा, रात में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। और ये नाइट कर्फ्यू का टाइम दिया गया है 9 PM to 5 AM, यानी रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आप बिल्कुल घर पे रहेंगे। बहुत ज़रूरी हो या हेल्थ कोई इमरजेंसी आ जाए तभी आप घर से बाहर निकले, अदरवाइज IPC की धारा 144 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, ठीक। यानी बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, लेकिन नाइट कर्फ्यू रहेगा। लेकिन नाइट कर्फ्यू में भी ढील दी गई है, कुछ बहुत इसेंशियल होगा तभी आप उससे बाहर निकल सकते हैं। दूसरा है, एक और बड़ी चौथा पॉइंट इसमें सरकार ने जो बताया है कि जो कंटेनमेंट जोन है, यानी जो हॉट स्पॉट है जहाँ पर कोरोना के केसेस मिले हैं, उसके लिए सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि लॉकडाउन शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स इन द कंटेनमेंट जोन टिल 30 जून 2020। यानी कंटेनमेंट जोन जो है वहाँ पर कोई रियायत नहीं है, वहाँ पर 30 जून तक लॉकडाउन जो पहले से चल रहा था वही चलता रहेगा। बाकी कंटेनमेंट जोन विल बी डिमार्क्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फॉर द गाइडलाइंस ऑफ MH, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी जो हॉट स्पॉट हैं, जो उसको हम लोग कंटेनमेंट जोन बोलते हैं, उस पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, DM है, वही आदेश करेंगे और वही होम मिनिस्ट्री की सलाह पर काम करेंगे। अगर वो कहते हैं कि कंटेनमेंट जोन हटाई जा रहा है, जैसे पहले रेड जोन, फिर ग्रीन जोन, फिर इस तरीके से बदला जा रहा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डिक्लेयर करेगी कि वो क्या होगा। इन द कंटेनमेंट जोन ओनली इसेंशियल एक्टिविटीज शैल बी अलाउड। जो कंटेनमेंट जोन है, यानी जहाँ पर कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, वहाँ पर केवल ज़रूरी सर्विसेज, इसेंशियल सर्विसेज, यानी राशन है, दूध है, मीडिया है, बस वही अलाउ रहेगी। बाकी स्टेट्स एंड यूटीज में ऑल्सो आइडेंटिफाई बफर जोन्स आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, यानी एक बफर जोन की पहचान राज्य और केंद्र शासित राज्य कर सकते हैं
जहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रोहिबिट करना, वो सारी चीज़ें सरकार कर सकती है। कुछ चीज़ों पर सरकार ने बिल्कुल खुली छूट दी है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। मूवमेंट, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स, यानी व्यक्तियों का और वस्तुओं का अब जो आवागमन है उसको रिस्ट्रिक्शन 1 जून से यानी कल से हटा दिया जाएगा। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स, यानी आप राज्य के अंदर एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं, कोई सामान जा सकता है, अब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी अब आपको बनारस आना हो तो आ सकते हैं, बनारस से बाहर जाना हो जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, कलकत्ता जा सकते हैं, यानी एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक राज्य से दूसरे राज्य बिल्कुल जाइए, कोई रोक टोक आपको नहीं है। नो स्पेसिफिक परमिशन अप्रूवल ई परमिट विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच मूवमेंट, यानी इस तरीके के आवागमन के लिए आपको कोई भी परमिट या अप्रूवल या किसी परमिशन की आवश्यकता 1 जून से नहीं रहेगी। यानी आप बड़े आराम से आइए जाइए घूमिए फिरिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। हाउएवर, हालांकि इफ़ अ स्टेट यूनियन टेरिटरी बेस्ड ऑन रीजन ऑफ पब्लिक हेल्थ, अगर राज्य सरकारें कुछ ऐसा लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं तो उस पर मूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो मूवमेंट बाय पैसेंजर ट्रेन्स एंड श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स ये सब चलती रहेंगी। डोमेस्टिक एयर ट्रेवल, मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड्स जो आउटसाइड कंट्री एंड स्पेसिफिक पर्सन टू ट्रेवल अब्रॉड, यानी जो विशिष्ट व्यक्ति हैं वो बाहर जा सकते हैं। बाकी एयर जो सर्विसेज हैं वो शुरू हो जाएंगी। ठीक, तीसरी चीज़, नो स्टेट, ये बहुत खास बात है, नो स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी शैल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड्स कार्गो ऑफ क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड अंडर टेरिटरीज विद द नाइबरिंग कंट्री। कोई भी राज्य किसी भी आवागमन को रोक टोक नहीं करेगा। बस एक एडवाइजरी, प्रोटेक्टिव एडवाइजरी सरकार ने इसके ऊपर जारी की है कि जो 65 साल के अधिक उम्र के व्यक्ति हैं और जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, महिलाएं, उनके लिए ये सरकार ने सलाह दी है कि वो घर में ही रहें, क्योंकि इनके ऊपर इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा है। वो उनको स्वास्थ्यगत कारणों से 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को घर पे रहने के लिए कहा गया है। 8वां पॉइंट इसमें बताया गया है कि यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु, कि आप आरोग्य सेतु ऐप जो सरकार ने लॉन्च किया है उसको बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल कीजिए। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ गाइडलाइंस, यानी जो गाइडलाइंस सरकार दे रही है उसका बिल्कुल कड़ाई से पालन होगा, और अगर आपने पालन नहीं किया तो उसके लिए पिनल यानी दंडी का प्रावधान है। एनी पर्सन वायलेटिंग दीज मेजर्स विल बी लायबल टू प्रोसीडेड अगेंस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 to 60 of Disaster Management Act 2005. Beside legal action under section 188 of IPC and other legal provisions are applicable. यानी कि ये जो लॉकडाउन से अनलॉक किया जा रहा है, ये एग्जैक्टली जो मीडिया में पॉपुलर वर्ड है लॉकडाउन 5, इसकी बजाय आप इसको कहें अनलॉक 1, यानी अब धीरे धीरे खोला जा रहा है। आप कहीं भी आने जाने, मोटा मोटी जो बात है आपको बता दें, आप कहीं भी आने जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। केवल जो कंटेनमेंट जोन है जहाँ पर कोरोना के एक्टिव केस है वहीं पर वो प्रोहिबिशन है, बाकी आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। आप अपने बिजनेस पर्पज से आ जा सकते हैं। ट्रेन हवाई सेवाएं शुरू हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं सेकंड फेज में शुरू होंगी, और जुलाई से स्कूल कॉलेज ये सब खुलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए सरकार अभी बताएगी, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया, लेकिन मंदिर मस्जिद के लिए बहुत सारे लोग तड़प रहे होंगे कि मंदिर में पूजा बहुत दिन से नहीं की है, तो मंदिर वगैरह 8 जून से खुल रहे हैं। बाकी शॉपिंग मॉल्स वगैरह खुल रहे हैं, और बाकी स्कूल कॉलेज जो कोचिंग वगैरह है वो सब जुलाई में खुलेंगे। तो जुलाई तक आप जो बच्चे लोग पढ़ाई के लिए हैं वो लोग पढ़ाई से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये इसको लॉकडाउन 5 की जगह आप क्या कहेंगे, अनलॉक 1, यानी अब अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। सरकार अब आपको ढील दे रही है, तो इस ढील का फ़ायदा उठाइए, और जो अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है उसमें गति लाने का प्रयास किया जाएगा सरकार की तरफ से। हम लोग भी करेंगे, आप भी करेंगे। और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो रोक टोक लगाई गई है कि आप बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें, हमेशा मास्क बिल्कुल पहनें, बच्चों और बूढ़ों को बचाएं, आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करें। तो ये जितनी चीज़ें सरकार बता रही है वो आपके भले के लिए बता रही है, हम भी आपके भले के लिए बता रहे हैं। किन्हीं अफवाहों में ना आए, कोई अगर आपको रोकता है तो आप बताएं कि नहीं 1 जून से, ऐसा नहीं कि पता चला आज हमने बताया आज ही शुरू हो गए घूमना,
और सबसे बड़ी बात, नाइट कर्फ्यू आपको ध्यान रखना है, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर न निकलें, एकदम ज़रूरी। पता चला मॉर्निंग वॉक करने चले गए सुबह 4 बजे, एकदम इमरजेंसी हो, कुछ मेडिकल है, बाकी दिन भर खुला हुआ है, दिन भर घूमिए, रात में मत घूमिए। चलिए, तो आज के लिए इतना है इस करंट अफेयर्स में, बाकी फिर मिलते हैं अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।